प्राकृतिक संरचना एवं अपवाह तंत्र, इसके बारे में जानकारी पुनः प्राप्त करेंगे। हमने ऑलरेडी ये पार्ट पढ़ चुके हैं, आज हम इसका फिर से रिवीजन करेंगे। प्राकृतिक संरचना तथा अपवाह तंत्र का जलवायु, जनसंख्या वितरण, उद्योग, परिवहन आदि घटकों पर प्रभाव पड़ता है। प्रस्तुत प्रकरण में हम भारत और ब्राजील की प्राकृतिक संरचना और अपवाह तंत्र का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। इस अध्ययन के माध्यम से दोनों देशों की जलवायु, जनसंख्या वितरण, अर्थव्यवस्था एवं व्यवसाय, परिवहन एवं संचार आदि की समानता तथा अंतर को समझने में सहजता होगी। दोनों देशों में तुलनात्मक अध्ययन के कारण अन्य देशों की बातों को समझने में हमें सहजता होगी। यहाँ पर हम देखेंगे कि ब्राजील और भारत का मानचित्र दिया गया है, प्राकृतिक मानचित्र है ये भारत का प्राकृतिक मानचित्र है। आपको प्राकृतिक संरचना में मानचित्र वाचन से जुड़े हुए सवाल इस प्रकार पूछे जा सकते हैं, जैसे आकृति 3.1 के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1, भारत में 6000 मीटर से अधिक ऊंचा भाग किस दिशा में स्थित है? तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर हम पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी हमने उत्तर किए हुए। अब देखो यहाँ पर 6000 मीटर आपको ऑरेंज कलर का भाग दिखाई देगा। 6000 मीटर से ऊंचा भाग किसका है? तो जब ये पूछेगा तो हमें इन प्रश्नों के उत्तर देना है। भारत में 6000 मीटर से अधिक ऊंचा भाग उत्तर और पूर्वोत्तर दिशा में स्थित है। इसी तरह से प्रायद्वीप में स्थित दक्षिण की ओर बहने वाली नदी ढूंढिए, वह किस नदी की घाटी का भाग है? प्रायद्वीप से दक्षिण की ओर बहने वाली नदी यहाँ पर आपको दिखाई देगी वैनगंगा, इसको पैनगंगा लिखा हुआ है। ये दक्षिण की ओर की नदी है। ये गोदावरी नदी के दक्षिण नदी के घाटी का भाग है। गोदावरी नदी के घाटी का भाग है ये। गहरे हरे रंग में दर्शाई गई उत्तर की ओर की भूमि की ढलान किस दिशा में है? गहरे रंग में जो दर्शाया गया है उत्तर की ओर की भूमि का ढलान, आप देखोगे ये ढलान पूर्व दिशा में है। ये दिशा है पूर्व दिशा, ये है दिशा पश्चिम, ये है उत्तर दिशा और ये है दक्षिण दिशा। इसी तरह से अरावली पर्वत से छोटा नागपुर पठार के बीच में पड़ने वाले पठारों की सूची बनाइए। पर्वत जो कि यहाँ पर है आपको नजर आएगा, अरावली पर्वत से लेकर अरावली पर्वत से लेकर नागपुर का पठार, यहीं पर नागपुर का पठार है। आप देखोगे इनके बीच में पड़ने वाले पठारों की सूची बनानी है। तो एक मेवाड़ का पठार, फिर मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और बाघेल का पठार। आप देखोगे बाघेलखंड पठार। तो ये 4 पठारों के नाम आपको मानचित्र में देखकर लिखना है। पूर्वी घाट के शिखरों के नाम बताइए। पूर्वी घाट के शिखर में एक महेंद्रगिरी आता है और एक मलयगिरी। यहीं पर महेंद्रगिरी और मलयगिरी आपको नजर आएगा। ब्रह्मपुत्र के निचले मैदानी प्रदेश की सीमा किन पर्वतीय भागों से रेखांकित है? ब्रह्मपुत्र की निचले मैदानी प्रदेशों की सीमा पूर्वी हिमालय, ये ब्रह्मपुत्र है यहाँ, ये पूर्वी हिमालय के पर्वतीय भाग से रेखांकित। ये पूर्व दिशा है और ब्रह्मपुत्र नदी इसी दिशा से बहकर ये हमारे देश में पूर्व दिशा की ओर से ही आती है, यहाँ से मुड़ जाती है। ब्रह्मपुत्र यहाँ से बहती है और यहाँ से आते आते यहाँ से मुड़ जाती है और भारत में प्रवेश ये पूर्व दिशा से ही लेती है। तो पूर्वी देश के हिमालय के पर्वतीय भागों से रेखांकित है। नीलगिरी पर्वत का सापेक्ष स्थान बताइए। नीलगिरी पर्वत का सापेक्ष स्थान यहाँ पर पश्चिमी
घाट हैं और पूर्वी घाट के वननीकरण के निर्माण वननीकरण से होता है। इस स्थान यहाँ इसी स्थान पर नीलगिरी पर्वत का सापेक्ष स्थान है, यहीं पर नीलगिरी पर्वत है। सह्याद्री पर्वत की ऊंचाई किस दिशा में बढ़ रही है? सह्याद्री पर्वत की ऊंचाई आप देखोगे दक्षिण दिशा में बढ़ रही है। यहाँ पर ही सह्याद्री पर्वत है, ये दक्षिण दिशा में बढ़ रही है, दक्षिण की ओर आप देखोगे बढ़ रहा है। विंध्य पर्वत किन नदियों के घाटियों के बीच में जल विभाजन की भूमिका निभाता है? विंध्य पर्वत नर्मदा और गंगा नदी के, विंध्य पर्वत आप देखोगे विंध्य पर्वत यहाँ पर है, ये नर्मदा और गंगा नदियों के घाटियों के जल विभाजक की भूमिका निभाता है। इसी तरह से आपको भारत तथा ब्राजील के प्राकृतिक विभागों का तुलनात्मक अध्ययन में हमने ये मुद्दे पढ़ चुके हैं। हम फिर से दोहराते हैं। प्रमुख प्राकृतिक विभाग भारत के हैं हिमालय, उत्तर भारतीय मैदानी प्रदेश, प्रायद्वीप, तटीय प्रदेश और तथा द्वीप समूह। और ब्राजील के प्रमुख प्राकृतिक विभाग है उच्च भूमि, विशाल कगार, तटीय प्रदेश, मैदानी प्रदेश और द्वीप समूह। प्राकृतिक विभाग भारत में हम हिमालय के बारे में देखेंगे। हिमालय नामक प्राकृतिक विभाग जम्मू कश्मीर से असम तक फैला हुआ है। हिमालय की जानकारी निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर दी गई है। यहाँ की जो हिमालय की विशेषताएं हैं, ये अर्वाचीन वलित पर्वत है और दूसरा एशिया महाद्वीप का प्रमुख श्रृंखला ये है। और हिमालय पर्वत की दक्षिण की उत्तर की श्रेणियां हैं शिवालिक, जो सबसे दक्षिण पर्वतीय श्रेणी है। फिर लघु हिमालय, बृहद हिमालय को दूसरा नाम हिमाद्री भी है, जोड़ियां मिलाओ में पूछा जा सकता है। सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है। हिमालय से परे भी पर्वत श्रेणियां हैं। पूर्व दिशा में हिमालय के विभाग, पश्चिम हिमालय का दूसरा नाम कश्मीर हिमालय भी है और मध्य हिमालय, इसका दूसरा नाम कुमाऊं हिमालय भी है। तीसरा पूर्व हिमालय, उसे असम हिमालय भी कहा जाता है। दूसरा उत्तर भारत का प्राकृतिक विभाग में दूसरा है उत्तर भारतीय मैदानी प्रदेश। उत्तर भारतीय मैदानी नामक प्राकृतिक विभाग हिमालय के दक्षिण तलहटी से लेकर भारतीय प्रायद्वीप के उत्तरी सीमा तथा पश्चिम से राजस्थान, पंजाब से लेकर पूर्व में असम तक फैला हुआ है। और उत्तर भारतीय मैदानी की जानकारी निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर दी गई है। आप देखेंगे विभाग में गंगा का मैदान, थार का रेगिस्तान और पंजाब का मैदान तथा ब्राकर बना गंगा ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र का त्रिभुज प्रदेश सुंदरवन। विश्व का सबसे बड़ा त्रिभुज प्रदेश गंगा के मैदान ने विश्व का सबसे बड़ा त्रिभुज प्रदेश का निर्माण किया है। थार के रेगिस्तान और सबसे बड़ा त्रिभुज प्रदेश का नाम क्या है? सुंदरबन। यहाँ पर थार के रेगिस्तान की क्या विशेषता है? उत्तर भारतीय मैदान के पश्चिमी भाग में थार का रेगिस्तान है जो मरुस्थलीय है और राजस्थान के अधिकांश भाग में रेगिस्तान पाया जाता है। पंजाब के मैदानी प्रदेश की क्या विशेषता है? मरुस्थलीय के उत्तर में पंजाब का मैदानी प्रदेश है जो उपजाऊ है, उसकी मृदा बहुत ही उपजाऊ है, वहां पर बड़े पैमाने पे कृषि व्यवसाय किया जाता है। प्रायद्वीप भारतीय प्रायद्वीप नामक प्राकृतिक विभाग उत्तर भारतीय मैदान के दक्षिण में फैला हुआ है। यह प्रदेश महासागर की ओर शंक्वाकार होता गया है। प्रायद्वीप की जानकारी हम निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर दिया गया है।
पर्वत। उत्तर भारतीय में अरावली पर्वत सबसे प्राचीन पर्वत है और मध्य में विंध्य सतपुड़ा पर्वत और पश्चिम भाग में पश्चिमी घाट का पर्वत और पूर्वी भाग में पूर्वी घाट के पर्वत हैं। पठार समतल मैदानों को सीमांकित करने वाले पठारों की श्रृंखलाओं का समावेश प्रायद्वीप में किया गया है। तटीय प्रदेश प्रायद्वीप के पूर्व और पश्चिम में लगभग 7,500 किलोमीटर लंबा तटीय प्रदेश है। भारत का प्राकृतिक विभाग का जो तटीय प्रदेश है, पश्चिमी तटीय प्रदेश की विशेषताएं दी गई है और पूर्वी तटीय प्रदेश की विशेषताएं दी गई। इन दोनों में अंतर बताया गया है और परीक्षा में हो सकता है अंतर स्पष्ट करो 2 नंबर का अगर आता है तो आपको 2 ही पॉइंट दर्शाना है। अगर यही अंतर स्पष्ट करो आपके बड़े प्रश्न में आता है, बड़े संक्षेप में उत्तर लिखो, बड़े प्रश्नों में आता है या विस्तारित रूप से उत्तर लिखो, इन दोनों के बीच में विस्तारित रूप से बताइए, जानकारी दिए। अगर वो 4 या 6 नंबर, जिस हिसाब से 8 नंबर जिस तरह से आता है तो उस समय आपके पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। तो आपको नंबर मार्क्स देख के ही लिखना है। अरब सागर से लगा तट पश्चिमी तट की विशेषताएं हैं और पूर्वी तट की विशेषताएं क्या है? बंगाल की खाड़ी से ये लगा तट है। देखिए पश्चिमी तट ये है पश्चिमी तट और ये है पूर्वी तट। ये अरब सागर से लगा हुआ तट है और ये बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ तट है। ये तट है पथरीला तट है, कम चौड़ा तट है और नदियों और दूसरा है तट की पश्चिमी घाट से अधिक गति से बहने वाली नदियों का यहाँ पर मिलन होता है। यहाँ पर आप देखोगे तो नदियों का जो निक्षेपण कार्य है ये पूर्वी भाग है। यहाँ पर जो निक्षेपण कार्य से बना जो तट है ये अपेक्षाकृत बहुत अधिक चौड़ा आपको नजर आएगा। ये कम चौड़ा है, ये अधिक चौड़ा है और तट के पश्चिमी भाग से जो अधिक गति से बहने वाली नदियाँ, तेज गति से बहने वाली नदियाँ इधर आकर मिलती हैं और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट से बहने वाली जो अनेक पूर्व वाहिनी नदियाँ यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में आकर मिलती। तटीय प्रदेशों की नदियों के मुहाने पर खाड़ियों का निर्माण हुआ है। आप देखोगे खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, इस तरह से खाड़ियों का निर्माण हुआ है और यहाँ पर तटीय प्रदेशों के पूर्वी जो तटीय प्रदेश है उनकी नदियों के मुहाने पर आप देखोगे त्रिभुज प्रदेश, जो सुंदरबन है, सुंदरबन का बहुत बड़े सुंदरबन का निर्माण हुआ है और ये विश्व का सबसे बड़ा त्रिभुज प्रदेश है। इसी तरह से द्वीप समूह, भारत के पश्चिम और पूर्वी तटों के समीप अनेक छोटे बड़े द्वीप हैं। इसे भी हम देख सकते हैं। अंतर स्पष्ट करो में पूछा जा सकता है। जब 2 नंबर का अंतर स्पष्ट करो आएगा तो आपके 2 पॉइंट इस तरह से आपको लिखने हैं बनाकर। इसमें लक्षद्वीप समूह की विशेषताएं और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की विशेषताएं। तो लक्षद्वीप का सागर में द्वीप एंटार के हैं एवं कम विस्तार और कम ऊंचाई के द्वीप हैं। ये कम विस्तार और कम ऊंचाई वाले द्वीप हैं और अंडमान निकोबार द्वीप आप देखोगे प्रमुख रूप से ज्वालामुखी द्वीप हैं, जहां पर ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप पर भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का अस्तित्व आपको यहाँ नजर आएगा। निकोबार समूह के द्वीप एंटॉल आकार के कुछ ये भी द्वीप यहाँ पर आपको नजर आएंगे। तो इस तरह से अगर आपको अंतर स्पष्ट करो में पूछा जाए तो 2 मुद्दे ऐसे हमें सामने सामने लिखकर दर्शाने हैं। इससे 2 मुद्दे पे 2 पॉइंट आपको मिल जाएगा। ब्राजील का प्राकृतिक विभाग, ये ब्राजील है। ब्राजील के प्राकृतिक विभाग में पहले क्रमांक पे है उच्च भूमि। ब्राजील का अधिकांश भाग विस्तृत पठारों उच्च भूमि से व्याप्त है। ब्राजील की उच्च भूमि
ढाल क्षेत्र तथा ब्राजील उच्च भूमि ढाल क्षेत्र को सम्मिलित रूप से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का गर्भ माना जाता है। उच्च भूमियों की जानकारी आपको नीचे दी गई है। सबसे पहले उच्च भूमि का नाम है गुएना उच्च भूमि और ब्राजील की उच्च भूमि। आप देखोगे ये है आपका, ये रहा गुएना उच्च भूमि और ये ब्राजील की उच्च भूमि। गुएना उच्च भूमि का ढाल क्षेत्र ब्राजील के उत्तरी भाग में है। आप देखोगे गुएना उत्तरी भाग में और सर्वोच्च शिखर पिको डी नेबलिना ब्राजील एंड वेनेजुएला देश की सीमा पर स्थित ऊंचाई 3014 मीटर है। ये ब्राजील उच्च भूमि ढाल क्षेत्र पहला, ब्राजील के दक्षिण तथा पूर्वी भाग में यह स्थित है। उत्तरी ढाल से होकर बहने वाली अमेजन नदी की सहायक नदियां हैं। ये अमेजन नदी की जो भी ढाल से होकर बहने वाली अमेजन नदी की सहायक नदी है और नदियों में कई झरने तथा जलप्रपात आपको नजर आएंगे। अटलांटिक महासागर में मिलने वाली नदियां है ये और दक्षिण ढाल पेराग्वे, पराना, उरुग्वे आदि नदियों का उद्गम और आगे चलकर इन नदियों का अर्जेंटीना देश की ओर बहना हो जाता है। पूर्वी ढाल अधिक तीव्र और कगार की तरह है। विशाल कगार, विशाल कगार के कारण ब्राजील उच्च भूमि का पूर्व की ओर सीमांकन होता है। विशाल कगार की जानकारी निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर दी गई है। ढाल का स्वरूप तथा विशाल कगार की ऊंचाई। ब्राजील उच्च भूमि के पूर्वी किनारे पर साओ पाउलो से पोर्टो अलेग्रा के भाग में उच्च भूमि की ऊंचाई एक सीधी ढलान में समापन और इसके कारण कगार का निर्माण लगभग 790 मीटर ऊंचाई की कगार है। विशाल का कगार और जलवायु का सहसंबंध। विशाल कगार के कारण दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों के प्रभाव में बाधा आना और कगार के उस पार पवन विमुख प्रदेश वृष्टि छाया का प्रदेश माना जाता है। तटीय प्रदेश। ब्राजील को करीब 7400 किलोमीटर लंबा तट प्राप्त है। पूछा जा सकता है, एक वाक्य में उत्तर पूछा जा सकता है, ब्राजील को कितना किलोमीटर लंबा तट प्राप्त है? तो ब्राजील को 7400 किलोमीटर लंबा तट प्राप्त है। इसी तरह से पूछा जा सकता है भारत को कितना लंबा तटीय प्रदेश प्राप्त है? तो इसी तरह से भारत में तटीय प्रदेश की लंबाई है 7500 किलोमीटर। उत्तरीय तटीय प्रदेश की विशेषताएं। उत्तर के अमापा से लेकर पूर्व के रियो ग्रांडे डो नॉर्टे तक लंबा तट है। उत्तरी तट पर मिराजो द्वीप, मिराजो की खाड़ी और साओ मार्कोस की खाड़ी आपको नजर आएगी। पूर्वी तटीय प्रदेश की क्या विशेषता है? रियो ग्रांडे डो नॉर्टे से दक्षिण दिशा में फैला हुआ तट है। पूर्वी तट पर बहकर आने वाली अनेक छोटी नदियां, यहाँ पर बहुत सारी छोटी नदियां बहकर आती हैं। मैदानी प्रदेश। ब्राजील में विस्तृत मैदानों का अभाव है। अमेजन घाटी के मैदानी प्रदेशों की विशेषताएं। ब्राजील का सर्वाधिक विस्तृत मैदानी प्रदेश है ब्राजील और राज्य के उत्तरी भाग में यह स्थित है। अमेजन के जो मैदानी प्रदेश है सबसे बड़ा मैदानी प्रदेश है और उत्तर भाग में ही अमेजन नदी है। आप देखोगे तो नदी के बगल में ही घाटी और मैदानी प्रदेश है, ये उत्तरी भाग में है। और पश्चिम की ओर और बहुत चौड़ा 1300 किलोमीटर है, जहां दो उच्च भूमियों के पास पास आते हैं और चौड़ाई बहुत कम होती जाती है, 2040 किलोमीटर, और ये जरा दुर्गम प्रदेश है। पैराग्वे पराना नदियों की घाटियों का मैदानी प्रदेश। ब्राजील के दक्षिण पश्चिमी भाग में यह स्थित है। पैराग्वे पराना नदी
के उद्गम की ओर का भाग है। पैराग्वे दक्षिण पश्चिमी भाग में है और पैराग्वे पराना नदी के उद्गम की ओर आप देखोगे मैदानी प्रदेश आपको दिखाई देंगे। पेंटानाल प्रदेशों की विशेषताएं। उच्च कटिबंध दलदल का प्रदेश है ये। ब्राजील उच्च भूमि के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है। मोटो ग्रोसो डो सुल राज्य का यह भाग है। द्वीप समूह पांचवा है। मुख्य भूमि के अलावा ब्राजील में कुछ छोटे बड़े द्वीपों का भी समावेश किया गया है। एक तटीय द्वीप है, दूसरे हैं सागरीय द्वीप। तटीय द्वीप निक्षेपण कार्य से निर्मित हुई है और ये अटलांटिक महासागर के तटीय प्रदेश प्रवाल द्वीप एंटाल का स्वरूप है। निक्षेपण कार्यों से निर्मित हुए द्वीप, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर द्वीप का निर्माण हुआ है। यहाँ पर त्रिभुज प्रदेशों का निर्माण नहीं हुआ है। नदी के निक्षेपण कार्य से आप देखोगे भारत में आप देखोगे त्रिभुज प्रदेशों का निर्माण हुआ है, लेकिन यहाँ पर नदी के निक्षेपण कार्य से देखोगे द्वीपों का निर्माण हुआ है। सागरी द्वीपों की विशेषताएं। सागरी द्वीप मुख्य भूमि से निर्मित हुई है। ये मुख्य भूमि मतलब जैसे देश की भूमि कट जाए तो उसी देश की मुख्य भूमि से निर्मित हुई है। मुख्य भूमि में लगभग 300 किलोमीटर दूर अटलांटिक महासागर में स्थित है। चट्टानी स्वरूप की है और जलमग्न पर्वतों के शिखरों का यह भाग है। दूसरा है, हमने प्राकृतिक संरचना पढ़ ली। अब देखेंगे अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र का क्या अर्थ है? नदी, अगर अपवाह तंत्र को हम सरल सी भाषा में देखें तो नदी का बहना, अपवाह मतलब नदी का बहना और अपवाह तंत्र मतलब बहुत सारी नदियों का, जैसे सहायक नदियों का एक साथ मिलकर बहना, नदियों के एक साथ मिलकर बहना ही इसे कहा जाता है अपवाह तंत्र। मतलब नदियों का एक साथ बहना, उसे कहते हैं अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र इसको बोलते हैं हम दूसरी भाषा में प्रवाह प्रणाली है ये। इसे ड्रेनेज सिस्टम भी कहा जाता है इंग्लिश में। किसी नदी और उसकी सहायक धाराओं द्वारा निर्मित जल प्रवाह की एक विशेष व्यवस्था है। यह एक तरह का जाल तंत्र है या नेटवर्क है जिसमें नदियां एक दूसरे से मिलकर जल के एक दिशीय प्रवाह का मार्ग बनती है। मतलब एक साथ नदियां मिलकर बहती है और एक ही दिशा में बहती है तो नदियां बड़ी हो जाएंगी। छोटी छोटी नदी सब सहायक नदियां, एक मुख्य नदी होगी उसकी सहायक नदी, जैसे गंगा नदी है उसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, तो जमुना ब्रह्मपुत्र सब मिलकर बह रही हैं साथ में। तो इससे क्या हो जा रहा है, नदी बड़ी हो जा रही है और एक साथ मिलकर ही इसे बहने को कहा जाता है अपवाह तंत्र। हम ब्राजील अपवाह तंत्र में बात करेंगे। ब्राजील अपवाह तंत्र, तो ब्राजील अपवाह तंत्र उसके 4 मुद्दे हैं। एक अमेजन का अपवाह तंत्र, दूसरा पैराग्वे पराना अपवाह तंत्र, साहो फ्रांसिस्को तटीय प्रदेश की नदियां। आप देखोगे अमेजन नदी, ये अमेजन नदी का चित्र है। अमेजन नदी में डॉल्फिन पाए जाते हैं, मगरमच्छ पाया जाता है। आप देखोगे घना यहाँ पर वन भी है। गंगा और अमेजन नदी की हम तुलना करें तो गंगा नदी और अमेजन नदी का जो अपवाह क्षेत्र है मतलब कितने वर्ग किलोमीटर है, 10,16,124 वर्ग किलोमीटर है गंगा का, और अमेजन नदी का है 70,50,000 वर्ग किलोमीटर अपवाह क्षेत्र अमेजन नदी का है। और नदी की कुल लंबाई देखें किलोमीटर में तो गंगा नदी की लंबाई 2,525 किलोमीटर है और अमेजन नदी की कुल लंबाई 6,400 किलोमीटर है। नदी के जल निर्वहन की मात्रा घन मीटर प्रति सेकंड कितने तेजी से बहती है। गंगा नदी 16,648 घन मीटर प्रति सेकंड से बहती है और ब्राजील है 2,09,000 घन मीटर प्रति सेकंड की वेग से बहती है। अमेजन का अपवाह तंत्र, अमेजन नदी है जो पेरू देश के एंडीज पर्वत श्रृंखला के पूर्वी ढलान पे अमेजन नदी का उद्गम है, मतलब वहां से नदी निकली है
और अमेजन नदी के पानी का बृहद निर्वहन होता है। पानी की मात्रा, निर्वहन मात्रा बहुत ही बृहद है। बृहद मतलब बहुत अधिक है। और संचित अवसाद तेजी से, आप देखेंगे जो संचित है अवसाद वो तेजी से बह जाते हैं। और क्योंकि बहुत तेजी से अमेजन नदी घन प्रति, हमने देखा 2 लाख घन प्रति सेकंड के रफ्तार से बहती है, तो जो अवसाद है वो साथ में बह जाते हैं। और मुहाने पे अवसाद का निक्षेपण इसीलिए कम होता है, और इसीलिए आप देखोगे यहाँ पर त्रिभुज प्रदेशों का निर्माण नहीं होता। वितरिकाओं के विपरीत अमेजन के मुहाने पर आप देखोगे बहुत सारे द्वीप तैयार हो गए। छोटी छोटी वितरिकाएं नहीं तैयार हुई हैं, इसके कारण द्वीप तैयार हो गए। और मुहाने की लंबाई करीब 150 किलोमीटर है। अमेजन नदी का जो अधिकांश भाग है वो परिवहन के योग्य है, परिवहन कर सकते हैं। नदी है अमेजन नदी, आप देखोगे इतनी तेज गति से बहती है कि कोई निक्षेपण से यहाँ पर कुछ त्रिभुज प्रदेश नहीं है, द्वीपों का निर्माण हो गया है। तो यहाँ पर द्वीप बन चुके हैं, और यहाँ पर जो अधिकांश भाग है वो क्या है, परिवहन के योग्य है। पैराग्वे पराना अपवाह तंत्र ब्राजील के दक्षिण पश्चिमी भाग में ये बहती है। पैराग्वे पराना दक्षिण में स्थित अर्जेंटीना के प्लाटा नदी में जाकर ये मिल जाती है। पैराग्वे पराना और दक्षिण की ओर बहने वाली नदियों को बहने वाली जो उरुग्वे नदी है उसे ब्राजील की उच्च भूमि के दक्षिणी ढाल से जल की आपूर्ति होती है। ये रहा आपका पैराग्वे और पराना नदी। पैराग्वे पराना नदी ये दक्षिण पश्चिमी भाग में है, और अर्जेंटीना देश के, यहाँ पर ही अर्जेंटीना देश के वहाँ पर प्लाटा नदी में जाकर मिल जाती है। और पैराग्वे और पराना नदी को यहाँ पर ब्राजील और उसमें दक्षिण में स्थित जो उरुग्वे नदी है उसे ब्राजील की उच्च भूमि, यहाँ की दक्षिणी ढाल से इनको पानी की आपूर्ति होती है। तीसरा है साओ फ्रांसिस्को। ये साओ फ्रांसिस्को भी नदी का ही नाम है। ब्राजील की ये तीसरी महत्वपूर्ण नदी है, और इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है ब्राजील के सीमा में ही है। करीब 1000 किलोमीटर की दूरी तक यह नदी उत्तर की ओर बहती है, और बाद में पूर्व की ओर मुड़कर वो अटलांटिक महासागर में जाकर मिल जाती है। और नदी के मुहाने के पास कम से कम 250 किलोमीटर का लंबा रास्ता नौकायन के हेतु योग्य है। यह है आपका साओ फ्रांसिस्को नदी, ब्राजील की तीसरी महत्वपूर्ण नदी है। पहली है अमेजन नदी, दूसरी है पैराग्वे पराना नदी, और तीसरी है महत्वपूर्ण नदी साओ फ्रांसिस्को। ये इसे भी साओ फ्रांसिस्को को उच्च भूमि से, ब्राजील के उच्च भूमि के पूर्वी भाग से पूर्वी भाग में जल ग्रहण क्षेत्र है। 1000 किलोमीटर की दूरी पर तक उत्तर की ओर बहती है, बाद में ये पूर्व की ओर अटलांटिक महासागर में जाकर मिल जाती है। और 250 मीटर का जो लंबा भाग है वो जल परिवहन के लिए योग्य है। चौथा है तटीय प्रदेशों की नदियों की विशेषताएं। तटीय प्रदेश की नदियों की जो लंबाई है वो बहुत ही कम है। तटीय, यहाँ पर सघन अधिवास मतलब लोगों की जनसंख्या बहुत अधिक होने के कारण यहाँ ये नदियां बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तटीय प्रदेश की नदियां, इसमें पैरानीबा और इटापेकुरू की जो नदियां हैं ये उत्तर की ओर बहती है, और बाद में उत्तर अटलांटिक महासागर में जाकर मिल जाती है। और दक्षिण अटलांटिक महासागर में मिल जाए नदियों पानी की आपूर्ति, यहाँ पर दक्षिण अटलांटिक महासागर में जो मिलने वाली नदी है उनको पानी की आपूर्ति ब्राजील की उच्च भूमि से होती है। और पुरागु आकू की नदी जो साल्वाडोर के पास है, जो अटलांटिक महासागर में जाकर वो भी मिल जाती है। ये तटीय प्रदेश की नदियां हैं। तटीय प्रदेशों में परानीबा नदी और इटापेक्यूरू नदी जो उत्तर की ओर बहने वाली नदियां हैं, और वो उत्तरी अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। और साल्वाडोर के पास पुरागुआ की जो नदी है वो समीप के अटलांटिक महासागर में वो नदी में जाकर मिल जाती है। और ये जो तटीय प्रदेश की नदियां हैं
इसकी तो लंबाई बहुत छोटी है, बहुत ही कम है, लेकिन यहाँ पर जनसंख्या अधिक होने के कारण आप देखोगे ये नदियां बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत का अपवाह तंत्र मतलब नदियां कौन कौन सी नदियां एक साथ मिलकर बहती हैं? हिमालय की नदियों और प्रायद्वीप नदियों में दो नदियों में विभाजित किया गया है। हिमालय की नदियों को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, एक सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी, और दूसरा है गंगा और उसकी सहायक नदियां। ऐसे ही है दूसरा जो प्रायद्वीप नदियां हैं उसको भी दो भागों में विभाजित किया गया, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं और दूसरा है पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, या उसे कहा जाता है बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियां। नदियों के देश कहे जाने वाले भारत में मुख्यतः हिमालय से निकल आने जो नदियां हैं वो सिंधु है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र है। और प्रायद्वीप की नदियां हैं नर्मदा, कावेरी और महानदी। हिमालय नदियों की क्या विशेषताएं हैं? हिमालय की जो नदियां हैं वो ग्रीष्म काल में ये ग्रीष्म अधिकांश नदियां हिमानियों से प्रारंभ होती है। हिमानियों मतलब जहाँ पे बर्फ जमा होती है वहां से शुरू होती है, और ग्रीष्म काल में जल अधिक निर्वहन होता है, जल का बहाव अधिक हो जाता है और वर्षा काल में बाढ़ आ जाती है। और ये नदियां 12 मासी नदियां हैं। ये हिमालय की नदियां हैं, आप देखोगे यहाँ पर ब्रह्मपुत्र, सिंधु और उसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी एवं व्यास। सिंधु की सहायक नदी है झेलम, चिनाब, रावी और व्यास, ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। और पश्चिम हिमालय और जम्मू कश्मीर कश्मीर के राज्य से ये बहती हैं। ये सभी की सभी जो पश्चिम हिमालय और जम्मू कश्मीर के राज्य से होकर बहती हैं। ये प्रमुख सहायक नदी इसकी है सतलुज नदी है। मुख्य रूप से सतलुज नदी बहुत बड़ी सहायक नदी है। किसकी? सिंधु की। अगर हो सकता है सिंधु की सब प्रमुख सहायक नदी एक वाक्य में पूछा जा सकता है तो सतलुज नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। सतलुज नदी का उद्गम मानसरोवर के पास है और सतलुज नदी पश्चिम दिशा से बहती है। सतलुज नदी और उसकी सहायक नदियों के अवसाद के निक्षेपण से पंजाब के मैदान का निर्माण हुआ है। पंजाब हमारा यहाँ एक राज्य का नाम है और पंजाब के जो मैदान का निर्माण हमारे देश में हुआ है वो सतलुज और सहायक नदियों के अवसाद के निक्षेपण से हुआ है। सिंधु नदी आगे जाकर पाकिस्तान में जाकर बहती है और अरब सागर में मिल जाती है। पाकिस्तान से बहती है, यहाँ पर पाकिस्तान है, यहाँ से बहते हुए अरब सागर में जाकर मिल जाती है। गंगा और उसकी सहायक नदियां। गंगा का उद्गम गंगोत्री नामक हिमानी से हुआ है। गंगा हिमालय पार करके मैदान पर वह पूर्व की ओर बहती है और गंगा की सहायक नदियों में भी इसी तरह से ही बहती है। पहले तो वो हिमानी से निकलेंगी और वो फिर पूर्व की ओर बहेंगी। गंगा की सभी सहायक नदियां यही काम करती हैं। जैसे ही गंगा बहती है, यमुनोत्री से उद्गम पाने वाली यमुना गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है सांगपो, देहांग, ब्रह्मपुत्र, जो तीनों का नाम ब्रह्मपुत्र ही है, सिर्फ ये दूसरे दूसरे देश में जाकर बहती है, इसकी वजह से इसका तांगसांगपो, देहांग और ब्रह्मपुत्र हो गया है। गंगा उसकी सहायक नदियों में आप देखोगे आगे सहायक नदियों के कारण गंगा का निर्वहन बढ़ते जाता है। गंगा की बहुत सारी सहायक नदियां हैं जिससे वो उसका निर्वहन मतलब पानी की जो बहाव है वो बढ़ता ही जाता है क्योंकि बहुत सारी सहायक नदियां आकर मिलती है, अपवाह तंत्र बड़ा हो जाता है। ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में गंगा में मिलती है, जो विशाल त्रिभुज का प्रदेश का निर्माण इसी के कारण हुआ है जिसका नाम है सुंदरबन। और प्रायद्वीप में जो चंबल है, केन है, बेटवा है तथा सोन है, ये गंगा की सहायक नदियां हैं। ये देखिए आपको सांगपो, यहाँ पर सांगपो है, यहाँ मानसरोवर से हुआ ब्रह्मपुत्र का उद्गम सांगपो है और यहाँ पर जाकर यहाँ पर उसका नाम सांगपो से देहांग पड़ा, फिर देहांग से ब्रह्मपुत्र नदी में हो जाता है। ब्रह्मपुत्र जब गंगा आपसे मिलती है तब यहाँ पर बहुत बड़े
डेल्टा प्रदेश का निर्माण करती है उसे कहा जाता है सुंदर वन। यहाँ पर देखिए डेल्टा प्रदेश का निर्माण हुआ है, इसे कहा गया है सुंदर वन। गंगा यमुना उसकी सहायक नदी है। आप देखोगे ये सिंधु नदियां की सहायक नदियां हैं। ये भारत की मुख्य नदियां और झीलें हैं। प्रायद्वीप की जो नदियां हैं वो अधिकतर आप देखोगे नदियों का निर्वहन वर्षा पर ही निर्भर होता है। यहाँ पर कोई हिमानी नहीं है, कोई बर्फ पिघलेगी नहीं, जो वर्षा आएगी तभी ही नदियों में पानी आएगा। बाढ़ का खतरा इसलिए नहीं होता है। ये नदियां मौसमी हैं। इसको भी दो भागों में विभाजित किया है, एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, दूसरा पूर्व की ओर बहने वाली नदियां। पश्चिम की ओर ये भाग पश्चिम है, पश्चिम दिशा है, ये भाग पूर्व दिशा है। इसमें पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं और पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं। पश्चिम की ओर जो बहने वाली नदियां हैं वो अरब सागर में मिलने वाली नदी है। पश्चिम की ओर जो बहती है वो अरब सागर में मिलती है, और पूर्व की ओर जो बहती है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात राज्य के तटीय प्रदेशों की यही समानता है। आप देखोगे ये राज्य के तटीय प्रदेश हैं, इनमें यही समानता है, सभी जाकर अरब सागर में ही मिलती है। तापी, नर्मदा, माही और साबरमती उत्तर गुजरात के खंबात की खाड़ी को मिलने वाली नदियां हैं। माही नदी पूर्वोत्तर दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है। पूर्वोत्तर माही नदी है जो दक्षिण पश्चिम दिशा में भी, पूर्वोत्तर में भी बहती है, दक्षिण पश्चिम दिशा में भी बहती है। अरावली पर्वत से दक्षिणी ढलान से उद्गम पाने वाली साबरमती नदी जो उत्तरी दक्षिणी ढलान से बहती है, और अरावली पर्वत के दक्षिण भाग में उद्गम पाने वाली लूनी नदी है जो वो अरब सागर के कच्छ की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है ये सब, इसे पश्चिम की ओर बहती है, यहाँ पर खंबात की खाड़ी में जाकर आप देखोगे मिल जाती है। ये देखिए साबरमती, माही और लूनी नदी आप देख रहे हैं। पूर्व की ओर जो बहने वाली नदियां हैं गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी जैसी पूर्व की जो ओर बहने वाली नदियां हैं यह बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। गोदावरी, कृष्णा व कावेरी इन तीनों नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान पर होता है। गोदावरी नदी के जल ग्रहण क्षेत्र की दृष्टि में भारत दूसरे क्रमांक पर है। गोदावरी नदी पहले क्रमांक पर गंगा नदी है, दूसरे क्रमांक पर आप देखोगे गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी के दक्षिणी भाग में कृष्णा नदी का मैदान है। भीमा और तुंगभद्रा कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य से बहती है, और ये नदी पहले सिंचाई के लिए भी उपयोग में हम ला उपयोग में लाई जाती रही है। ये देखिए ये सब पूर्व की और पूर्व वाहिनी नदियां हैं, सभी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। अब एक मिनट बच्चों, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम देखेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, टिप्पणी लिखिए आ सकता है, ये आपको कुल 4 नंबर का आता है। 4 नंबर में टिप्पणी आएगी तो हमें जो भी प्रश्न, 3 प्रश्न इसमें हमें ऑप्शन है, 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे और कोई भी हमें 2 प्रश्न लिखने होते हैं, और 2 से 4 मुद्दे लिखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। भारत की जो प्रमुख जल विभाजक हैं उसको हम मुद्दे में लिखेंगे। हिमालय नदी, अरावली नदी, विंध्य नदी, पश्चिम घाट, सतपुड़ा पर्वत भारत की प्रमुख जल विभाजक हैं। और उदाहरण के तौर पे हम पश्चिमी घाट, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों के अपवाह तंत्रों को विभाजित करता है। ये सब इन्हें 2 भागों में विभाजित करता है। विंध्य पर्वत नर्मदा और गंगा की घाटियों का जल विभाजक है। विंध्य पर्वत नर्मदा को भी विभाजित करता है, गंगा की घाटियों को भी जल विभाजित करता है। दोनों के जल विभाजक मतलब दोनों को बांटने का काम विंध्य पर्वत करता है। और हिमालय पर्वत, हिमालय की नदियां
हिमालय की नदियों और हिमालय पार की नदियों का जल विभाजक आपको दिखाई देगा। इस तरह से आपको प्रश्न पूछना है। पेंटालाल प्रदेशों की विशेषताएं, ऐसे भी टिप्पणी पूछी। आर्द्र भूमियों में से एक है। दूसरा पॉइंट, ये प्रदेश ब्राजील की उच्च भूमि के दक्षिण पश्चिम में फैला हुआ है। आप देखेंगे पेंटानाल प्रदेश दक्षिण पश्चिम में फैला हुआ है और ये ब्राजील के माटो ग्रोसा डो सुल राज्य में है। ब्राजील की तरह अर्जेंटीना में भी पेंटानाल प्रदेशों का विस्तार पाया जाता है। इस तरह से आप मुद्दे लिखेंगे पेंटानाल प्रदेशों की विशेषताओं में, तो ये मुद्दों के आधार पे आप प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। पेराग्वे पराना अपवाह तंत्र। पेराग्वे पराना नदी ब्राजील के दक्षिण पश्चिमी भाग की ओर बहती है। ये नदियां ब्राजील की ओर बहते हुए दक्षिण की ओर अर्जेंटीना के प्लाटा नदी में जाकर मिल जाती है और इन नदियों में ब्राजील उच्च भूमि के दक्षिणी ढलान से इसमें पानी की आपूर्ति होती है। जैसे हमने पराग्वे पराना अपवाह तंत्र, हो सकता है आपको साओ फ्रांसिस्को अपवाह तंत्र आ जाए। साओ फ्रांसिस्को या तो हमें आ सकता है अमेजन अपवाह तंत्र की विशेषताएं, तो उन्हें हमें मुद्दों पे आधार पर लिखना है। इसी तरह से पेराग्वे अपवाह तंत्र के कारण इन नदियों की घाटी के प्रदेशों में मैदानी प्रदेशों का निर्माण हुआ है। पश्चिमी घाट की विशेषताएं। पश्चिमी घाट की ये विशेषताएं हैं, आप देखोगे पहला मुद्दा है पश्चिमी घाट प्रायद्वीप के संपूर्ण लंबाई में अरब सागर के समांतर फैला हुआ है। दूसरा पॉइंट, पश्चिमी घाट से दक्कन के पठार की पश्चिमी सीमा तैयार हुई है और पश्चिमी घाट गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियों अनेक पठारी नदियों का उद्गम है। तीसरा पॉइंट, पश्चिमी घाट दक्कन के पठार की भित्ति कगार है, परंतु इसकी रचना भित्ति दीवार जैसी नहीं है और पश्चिमी घाट में अनेक स्थलों पर कम ऊंचे भाग हैं, दर्रे हैं। पश्चिमी घाट अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का जल विभाजक है। तो पश्चिमी घाट जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जो भी नदियां मिलती हैं उनका वो जल विभाजक बीच में उनको बांटता है। तो ये पश्चिमी घाट की विशेषता है। हो सकता है अमेजन नदी का मैदान है, तो उनमें भी हमें 4 मुद्दे लिखना है। अमेजन नदी का मैदान ब्राजील का सबसे बड़ा मैदानी प्रदेश है, जो हम पढ़ चुके हैं। अमेजन नदी के मैदान की ढलान सामान्यतः पूर्व की ओर है। आप देखोगे ढलान उसका ज्यादातर पूर्व की ओर है और अमेजन नदी का मैदान ब्राजील के पश्चिमी भाग से अपेक्षाकृत बहुत अधिक चौड़ा है और 1300 किलोमीटर, अर्थात कितना किलोमीटर चौड़ा है, इतना 1300 किलोमीटर तक चौड़ा है। गुयना उच्च भूमि और ब्राजील उच्च भूमि की ये दोनों उच्च भूमियां यहाँ आसपास आती हैं और वहाँ ब्राजील की नदी के मैदान का चौड़ाई मात्र 240 किलोमीटर है। तीसरा पॉइंट, जैसे जैसे अमेजन नदी अटलांटिक महासागर की ओर बहती है वैसे वैसे अमेजन नदी के मैदान की चौड़ाई धीरे धीरे बढ़ती है। और चौथा पॉइंट, अमेजन नदी का मैदानी भाग पूर्णतः वनाच्छादित है। आप देखोगे मैदानी तरफ यहाँ पर बहुत ज्यादा वन है, जंगल है। अमेजन नदी के मैदान में सदाबहार वन है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन है और बार बार आने वाली जो बाढ़ है तथा वन के भाग में जमीन पे उगने वाली घनी वनस्पतियों के कारण अमेजन नदी का मैदानी प्रदेश दुर्गम बन गया है। इस तरह से आप मुद्दों के आधार पर लिखेंगे। हिमालय पर्वत। हिमालय का एक अर्वाचीन वलित पर्वत है और भारत का हिमालय पर्वत कजाकिस्तान के पामीर पठार से प्रारंभ होता है। हिमालय एशिया महाद्वीप का प्रमुख पर्वत प्रणाली है। भारत से में जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश उत्तर पूर्वोत्तर दिशा में हिमालय पर्वत फैला हुआ है। हिमालय केवल एक पर्वत श्रेणी नहीं है, इसके लिए समांतर पर्वत श्रेणियों का समावेश हुआ है। शिवालिक हिमालय सबसे दक्षिण पर्वत श्रेणी है और हिमालय सबसे नवीन अर्वाचीन पर्वत श्रेणी है। तीसरा पॉइंट, दक्षिण में स्थित शिवालिक पर्वत श्रेणी से उत्तर की ओर जाते समय क्रमशः लघु हिमालय, बृहद हिमालय और हिमालय पार करने वाली पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। ये पर्वत श्रेणियां नवीन से प्राचीन के क्रम में हैं, नए से पुराने के क्रम में आपको नजर आएंगी। चौथा पॉइंट, हिमालय के पर्वत श्रेणियों के पश्चिमी हिमालय जो है वो
मध्य हिमालय, कुमाऊं हिमालय, पूर्वी हिमालय, इसे कहा जाता है असम हिमालय, और इसी प्रकार से भाग किए गए। ऐसे ही ब्राजील के तटीय प्रदेश जो हमने पढ़ाए थे, 7,400 किलोमीटर लंबा तट है, और ये उत्तरी तट और पूर्वी तट दोनों तट के विभक्त, इस प्रकार दो तटों में विभक्त है। और उत्तर में अमापा से पूर्व की ओर रियो ग्रांडो डो नॉर्टे तक ये ब्राजील का उत्तरी तट कहा जाता है। इसके आगे दक्षिण दिशा में फैले हुए तट है। तीसरा पॉइंट, ब्राजील के उत्तरी तट में अमेजन और उसकी सहायक नदियां आकर मिलती हैं, जो तट समतल और नीचा है। इसी तट में मिराजो द्वीप आपको मिल जाएंगे, मिराजो की खाड़ी, साओ मार्कोस की खाड़ी, मिराजो तटीय द्वीप, अमेजन, टोंकाटेस नदियां और मुहानों के दरमियान तैयार हुआ है। ब्राजील के पूर्व तट पर अनेक छोटी मोटी नदियां आकर मिलती है। इसी तरह से साओ फ्रांसिस्को नाम की एक बड़ी नदी है जो अटलांटिक महासागर में मिलती है। ऐसे दूर दूर तक फैली हुई है। पुलीन का निर्माण हुआ है, बालू का भित्तियों दिखाई देती हैं, और तटीय किनारों पर रक्षा करने वाले प्रवाल भित्तियां और द्वीपों द्वारा की जाती है। ऐसे ही भारत के प्रायद्वीप विभाग को भी मुद्दों के आधार पर लिखना है। भौगोलिक कारण, भौगोलिक कारण में भी हम लोगों को मुद्दों के आधार पे इस तरह से प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। जैसे भौगोलिक कारण आ गया, ब्राजील के पश्चिम की ओर बहने वाली ब्राजील में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां नहीं हैं, तो उनको भी मुद्दों के आधार पे लिखेंगे, क्योंकि ब्राजील में अनेक नदियां हैं जो उच्च भूमि से उद्गम पाती हैं, और ब्राजील की उच्च भूमि की ऊंचाई दक्षिण से उत्तर और पश्चिम की पूर्व की ओर धीरे धीरे कम होती जाती हैं, और ये नदियां उत्तर और पूर्व दिशाओं में बहती हैं। ये नदियां अटलांटिक महासागर में जाकर मिलती है। यही कारण है कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां नहीं है। इसी तरह से आप भारत के पश्चिमी और पूर्वी तटीय प्रदेशों में क्या बहुत सारी असमानताएं हैं, उसको भी मुद्दों के आधार पर लिखेंगे। अमेजन नदी की तुलना में गंगा नदी में जल प्रदूषण का प्रभाव का अधिवास पर अधिक असर पड़ता है। मुद्दों के आधार पे सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं आप लोगों को। इसी तरह से भारत के पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाहों का अभाव है। इसी तरह से मुद्दों के आधार पे हम प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। विस्तारित रूप से भी जो उत्तर है कुल 8 अंक है, और प्रत्येक के लिए 4 अंक है, इसलिए हमें कम से कम हमें 2 प्रश्न लिखने हैं, लेकिन हमें कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा हम 8 मुद्दे लिखेंगे। मैदानी प्रदेशों की विशेषताएं अभी अभी हमने पढ़ी, भारत के मैदानी प्रदेशों के, उनको भी मुद्दे के आधार पर लिखेंगे। इसी तरह ब्राजील की उच्च भूमि की विशेषताएं भी अभी अभी हमने पढ़ा। 7-8 मुद्दों में आपको इस तरह से लिखना है। पेंटानल, इस तरह से हमने ब्राजील की उच्च भूमि की विशेषताएं हमने देखी, और इस तरह से आपको मुद्दों में इन सब प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर आप पूछ सकते हैं। कि किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं। सर, सर मेरी आवाज आ रही है? सर, बच्चों किसी को प्रश्न पूछना है, इस पाठ से जुड़े हुए कुछ भी प्रश्न है, कुछ डाउट है, पूछना है तो पूछिए। सर, ज्वाइन करके देखो ना, मैं दिख रही हूँ कि नहीं दिख रही हूँ। एक बार आवाज दो। यहीं पे जाओ। सर,
आवाज दो ना। बोल तो रही हूँ 40 हो गया। हाँ? हेलो हेलो। हाँ सर। हेलो हेलो। हाँ हाँ हाँ, सर, बोलिए मैडम। फिनिश हो गया कंप्लीट सर, बोलिए। हाँ बच्चों, कुछ पूछना है आपको? किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? दानू, तनु पूछो। माइक ऑन करो अपना। धानु पूछो। मैम, ये व्यापारिक पवन क्या होते हैं? इनको व्यापारिक पवन क्यों बोला जाता है? व्यापारिक पवन, अभी आपने इस पार्ट से जुड़ा हुआ सवाल पूछा है। ये हम पवनों के बारे में इसमें पढ़े, हमने इसमें नदियों के बारे में पढ़ा। जब पवनों के बारे में पढ़ेंगे तो हम उसमें आपके प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। हमने यही यही पार्ट पढ़ा ना, आप इस पार्ट से जुड़े हुए सवाल पूछिए। इस टॉपिक से संबंधित कोई क्वेश्चन होगा तो वो आप लोग पूछ सकते हो। हाथों पर कीजिए। किसी को इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हो। फिर पूछो। सबरीन पूछिए। धन्यवाद मैडम, किसी का हाथ ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम।